हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड और उसका चैप्टर 2 चल रहा है राइज ऑफ द चंद डायनेस्टी इन कुमाऊं, यानी कि कुमाऊं में चंद वंश का उदय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। जितनी भी हिस्ट्री की वीडियोस आ रही हैं आप इनको लगातार देखते रहिएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर 14-15 वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप इनको कंप्लीटली देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी पूरी हिस्ट्री जो है उत्तराखंड की वो कवर हो जाए और एक भी सवाल आपका ना छूटे, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो तैयारी, चाहे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फारो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, वीकली ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं। और 1 मई से टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स भी लोअर पीसीएस मेंस या फारो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 1 मई से टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए वो 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, बाकी हमने राइज ऑफ चंद डायनेस्टी में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। तो अगर हम देखें तो वी हैव कवर्ड समथिंग अराउंड 40 पेजेस में करीब हो गए हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, देखिए हम टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, जो अलग अलग टैक्सेस लगाए जा रहे थे लोगों पे। अब हम पढ़ेंगे खेनी टैक्स है या खपलीनी टैक्स है। तो ये क्या है, खेनी या खपलीनी जो है, खपीलनी अगर हम कहें, तो ये जो कपीलनी टैक्स है ये क्या है, ये इट वाज लाइक ए कुली बेगार, ये कुली बेगार प्रथा की तरह था, विच एज्यूम्ड इनह्यूमेन प्रोपोर्शंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यानी कि एक कुली बेगार की तरह थी, और जिस ये ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हो गई थी, पूरी चरम सीमा पर आ चुकी थी। अकॉर्डिंग टू कुली बेगार, व्हेन द कोर्टियर्स केम ऑन ऑफिशियल विजिट्स, द विलेजर्स हैड टू वर्क फॉर देम विदाउट पेमेंट। तो कुली बेगार प्रथा क्या थी? कुली बेगार प्रथा ये थी कि जब भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स स्टेट में विजिट करते थे, यानी कुमाऊं में, नैनीताल में विजिट करते थे, या कहीं पे भी आते थे, अल्मोड़ा में आते थे, तो उस दौरान क्या होता था कि उस दौरान जो लोग हुआ करते थे या कोर्टियर्स हुआ करते थे, जो उनके कोर्ट में काम किया करते थे, उन लोगों को या गांव के लोगों को बिना पेमेंट के, बिना पैसे के उनकी सर्विस करनी पड़ती थी। उनका जो सामान होता था उसको पहाड़ पे चढ़ाना पड़ता था, लेकिन उसके लिए उनको गांव वालों को पैसा नहीं मिलता था। तो ये कहा जाता था कि अगर ब्रिटिशर्स आए हैं तो आपको फ्री में सर्विस देनी होगी। तो इसी को कुली बेगार प्रथा कहा गया। नेक्स्ट आता है कटक की। अगर बात की जाए तो टैक्स असेस्ड फॉर मेंटेनिंग द आर्मी। तो कटक टैक्स क्या है? कटक टैक्स है जो टैक्स दिया जाता है आर्मी को मेंटेन करने के लिए, उसको कटक टैक्स कहा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट श्यूक। तो श्यूक है टैक्स असेस्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ किंग्स अटेंडेंट्स। तो जो राजा के सेवक हैं उनके रखरखाव के लिए जो टैक्स दिया जाता है वो श्यूक होता है। नेक्स्ट आता है फिर कमिंचरी और सियंचरी टैक्स। तो इट वाज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चरिस्ट फॉर रेमुनरेटिंग द कमीन्स और सयानास। तो देखिए, कामीन्स हैं और सयानास हैं, उन लोगों के लिए, उन जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, यानी कि जो किसानी खेती करते हैं, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है कि आपको जो कमीन्स हैं या सयानाज हैं उनके लिए आपको पैसे देने हैं या उनके लिए आपको चीज़ें देनी है। तो इसका टैक्स, ये टैक्स यानी कि जो कमीनचरी और सियंचरी जो टैक्स है ये आपके ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है सीकदार नेगी। तो द रेमुनरेशन पेड बाय द विलेजर्स टू द इंचार्ज ऑफ द परगनिया, यानी जो परगना है उसके इंचार्ज को जो टैक्स, जो रेमुनरेशन गांव वाले देते हैं उसको सीकदार नेगी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द मूनाकोट इंस्क्रिप्शन ऑफ लक्ष्मीचंद, एवरी विलेज हैड टू पे 2 रुपीज़ एनुअली। तो मूनाकोट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि हर गाँव को 2 रुपये देना पड़ते थे सालाना। नेक्स्ट आता है गुरखा नेगी की बात करें तो इट वाज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन विलेजेस पेबल टू द घर का अधिकारी एंड हैज़ ऑल्सो बीन साइटेड इन द मूनाकोट इंस्क्रिप्शन। तो मूनाकोट इंस्क्रिप्शन में ये वाला टैक्स भी लिखा गया है, और ये गांव वाले इसको पे करते थे, किसको? घर का अधिकारी को। और ये टैक्स सभी पे लगा करता था, यानी कि गरखा नेगी टैक्स इसको कहा गया। नेक्स्ट आता है कनक टैक्स। इट रेफर्स टू गोल्ड एंड इट वाज असेस्ड ऑन द भोटिया ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड डस्ट। अब ये जो कनक है, देखिए कनक एक प्रायवाची भी है, सिनोनिम है सोने का हिंदी में। तो कनक जो टेस्ट है, जो टैक्स है, ये सोने पे लगा करता था, और ये भोटिया ट्रेडर्स जो थे उनके ऊपर लगा करता था इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड डस्ट। तो जो गोल्ड डस्ट है यानी कि जो सोने की धूल है उसके रूप में लगाया करते थे भोटिया ट्रेडर्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है हिलियानी या अगूल। तो इट इज़ रेफर्ड टू इन सिंगली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये जो टैक्स है ये सिंगली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एंड वाज कलेक्टेड फ्रॉम विलेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो सड़कों की मरम्मत करने के लिए बारिश के मौसम के दौरान, रेनी सीजन के दौरान, जब भी वर्षा का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, उस टाइम पे जब भी सड़कों की मेंटेनेंस करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता था गाँव वालों से लिया जाता था, उसको हिलियानी या अघूल कहते थे। नेक्स्ट आता है डला या दाला। तो दस्तूर या ट्रिब्यूट गिवन टू सयाना बाय द विलेजर्स। तो जो दस्तूर या ट्रिब्यूट जो सयाना उसको दी जाती थी गांव वालों के द्वारा, उसको दाला कहा जाते थे। नेक्स्ट आता है मिझरी। टैक्स इम्पोज्ड ऑन वीवर्स,
सेलर्स ऑफ घी फ्रॉम ट्रेडर्स। अब देखिए जो टैक्स जो वीवर्स पे लगता है, यानी कि जो कपड़े सिलने का काम करते थे या जो घी बेचने का काम करते हैं ट्रेडर से लेके, तो उन पे टैक्स लगा करता था। इन तराई एंड भाबर ग्रेजियर्स हु ट्रेडेड इन मिल्क वर ऑल्सो टैक्स। तो तराई क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में जो ग्रेजर्स हैं, जो दूध में, यानी कि जो चरवाहे थे जो अपने पशुओं को चरा के दूध बेचने का काम करते थे, उन पे भी टैक्स लगाया करते थे। माइनर्स ऑफ कॉपर एंड कलेक्टर्स ऑफ गोल्ड डस्ट वर ऑल्सो टैक्सड। जो कॉपर माइनिंग करते थे, यानी कि जो तांबे की माइनिंग करते थे, गोल्ड डस्ट को इकट्ठा करने का काम करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट आता है मऊकर, यानी कि टैक्स इम्पोज ऑन एवरी फैमिली विच वॉज वेरी नॉमिनल। यानी कि हर परिवार पर लगाया जाने वाला टैक्स जो एक बहुत ही मामूली सा टैक्स था ये, तो इसलिए इसको मऊकर कहा गया, यानी कि बहुत ही नॉर्मल टैक्स। नेक्स्ट आता है भात कर। तो भात कर क्या है? टैक्स इम्पोज ऑन स्टेट सेरेमनीज एंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। यानी कि वो टैक्स जो स्टेट सेरेमनीज में, यानी कि राज्य के जो समारोह हुआ करते थे उन पे, और जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कुछ महत्वपूर्ण जो त्यौहार है, उन पे जो लगाया जाने वाला टैक्स था उसको क्या कहा जाता था? उनको भात कर कहा जाता था। Apart from the above mentioned taxes, some other taxes have been cited in the copper plate inscriptions like podi for security of villages. अब देखिए ये टैक्स तो लगाए गए हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, ये सब तो टैक्स लगाए गए हैं। इसके सिवा कुछ और टैक्स भी लगाए जाते थे, जो ताम्रपत्र अभी जो शिलालेख हमें मिले हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिली हैं पौड़ी की, उसमें पाया गया है कि गाँव की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी ऑफ विलेजेस के लिए कुछ टैक्स और लगाए जाते थे। उसमें से एक आता है घोरियालो। अब ये जो घोरियालो टैक्स है फॉर मेंटेनेंस ऑफ रॉयल हॉर्सेस, तो जो रॉयल हॉर्सेस हैं, जो घोड़े हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए जो टैक्स लगाया जाता था उसको घोरियालो टैक्स कहते थे। नेक्स्ट आता है बखरिया टैक्स, ये रॉयल इक्वेरी के लिए लगाया जाता था। फिर आता है कुरियालो, ये रॉयल डॉग्स के लिए, जो रॉयल कुत्ते हुआ करते थे, शाही कुत्ते हुआ करते थे, उनके लिए टैक्स लगाते थे। बजनिया जो है रॉयल डांसर्स के लिए और नॉच गर्ल्स के लिए। और चूबदार जो है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द किंग। तो चूबदार टैक्स लगाया जाता था जो पर्सनल बिलोंगिंग हुआ करती थी, राजा के जो निजी सामान होते थे, उनके जो रुख रखाव के लिए जो टैक्स लगाया जाता था वो चूबदार हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, ये चूबदार क्या है या घोरियालो क्या है। घोरियालो ऐसा पूछ लेगा कि उत्तराखंड की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बताइए घोरियालो क्या हुआ करता था, तो घोरियालो एक टैक्स हुआ करता था। ऐसे वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ बहीज ऑफ द चंद एरा। तो चंद एरा के जो टाइम पे जो बही थी उसको अगर हम पढ़ें तो सम टैक्सेस हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस पेड बाय द पीपल। तो कुछ अलग तरह के टैक्स भी थे जो ऐड किए गए थे। अब वो टैक्स क्या थे? एक आता है फग को हल्दो। अब ये जो टैक्स है ये क्या है? दिस टैक्स वाज पेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। तो फाल्गुन के महीने में, यानी कि 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो महीना होता है, उस टाइम पे इस टैक्स को दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक टू दी एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्योंकि इस टाइम पे हल्दी होती थी, तो हल्दी के रूप में टर्मरिक जो हल्दी पैदा होती थी, वो उस टाइम पे जो वहाँ पे प्रशासक हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, उनको ये टैक्स दिया जाता था। नेक्स्ट आता है टीका। तो टीका वाज टैक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन्स। अब टीका क्या है? टीका एक टैक्स है जो कलेक्ट किया जाता है किसके टाइम पे? फेस्टिव ओकेजन्स के टाइम पे, यानी कि जब भी समारोह का टाइम होगा या कोई भी त्यौहार का टाइम होगा, उस टाइम पे इस टैक्स को इकट्ठा किया जाता था। इट वाज आल्सो लिवाइड ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट सन एंड ड्यूरिंग द न्यूप्टियल सेरेमनी ऑफ द डॉटर। तो जब भी पहला लड़का पैदा होगा तब ये टैक्स लिया जाएगा, और जब भी न्यूप्टियल सेरेमनी यानी शादी की सेरेमनी होगी बेटी की, तब भी ये टैक्स लगाया जाता था लोगों के ऊपर। नेक्स्ट आएगा घोड़ा का दानू। तो घोड़ा का दानू क्या है कि इट वाज आल्सो टर्म्ड एज घोरियाला एंड वाज इम्पोज फॉर द फीड ऑफ हॉर्सेस। अब देखिए जो घोरियाला टैक्स था वो घोड़ों के लिए लगाया गया था, शाही घोड़ों के लिए। तो अब शाही घोड़ों के लिए जो खाना आएगा उसके लिए आ गया घोड़ा का दानू, या घोड़ा का दानू यानी कि दाना आना है उनके लिए। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग द चंद रूल दे वर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द ऑफिशियल्स हैड टू नेगोशिएट लॉन्ग डिस्टेंसेज इन अ रग्ड टेरेन ऑन हॉर्स बैक। तो अब देखिए घोड़े जो थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे चंद डायनेस्टी के लोगों के लिए, चंद रूल के दौरान, क्योंकि घोड़े ही एकमात्र तरीका हुआ करते थे पहाड़ों पे इतने आर्डुअस टेरेन में, इतने ख़राब टेरेन में ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे घोड़ों की मदद से ही जाया करते थे। इस वजह से घोड़ों के लिए, खासकर घोड़ों के रखरखाव के लिए, घोड़ों को पालने के लिए और घोड़ों के खाने के लिए अलग अलग तरह के टैक्स लगाए गए थे, जिससे कि उनको प्रॉपर खाना मिल सके। व्हेन टैक्स वाज कलेक्टेड फॉर द रॉयल स्टेबल्स इट वॉज नोन एज घोरियालो। जब ये रॉयल स्टेबल्स के लिए होता था, यानी कि जो शाही घोड़े होते थे, जब उनके लिए होता था तो उसको घोरियालो कहते थे, और जब ये नॉर्मल लोगों के घोड़ों के लिए भी हुआ करता था तो उसको घोड़ा का दानू कहते थे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रुई कर। रुई कर का मतलब सिंपल से समझ में आता है, रुई कर का मतलब हो गया कपास पे था, यानी कि कॉटन पे टैक्स था। विच द विलेजर्स हैड टू पे टू ऑफिशियल्स हु वर सर्विंग इन देयर एरिया। तो ये उन लोगों पे लगाया जाता था, उन ऑफिशियल्स पे लगाया जाता था जो उस टाइम पे उस एरिया में काम कर रहे होते थे, उनके लिए विलेजर्स को देना पड़ता था, उन ऑफिसर्स को।
तो नेक्स्ट रोही कर के बाद आता है बही उतर की रधवा, यानी कि रचिया कोई टैक्स है। देखिए बड़ा अजीब अजीब से नाम है, आप इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जो रचिया टैक्स है, लिवाइड ऑन द पीपल इन कैश फॉर मेंटेनेंस ऑफ लेजर्स, यानी कि नगद में एक कर लगाया जाता था, कैश में नगद लगाया जाता था, एक कैश टैक्स लगाया जाता था फॉर मेंटेनेंस ऑफ लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर होता है बही खाते जो होते हैं, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो टैक्स लगाया जाता था उसको रचिया टैक्स कहते थे। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है छाया श्राद्ध। अब छाया श्राद्ध क्या है? ये भी एक टैक्स है, लिवाइड ऑन द पीपल ड्यूरिंग पितृपक्ष के दौरान लगाया जाता था। व्हेन डेथ राइट सेरेमनीज, यानी कि श्राद्ध जिस टाइम पे होते हैं, एंसेस्टर्स के जो पूर्वज हैं उन सबके जब श्राद्ध होते हैं उस टाइम पे ये लगाया जाता था छाया श्राद्ध, है ना, यानी कि उस टाइम पे ये सारात कह दो या श्राद्ध कह दो, उस टाइम पे टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट आता है दास सर पंचमी। तो ये ट्रिब्यूट था गिवन टू द किंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी के दौरान ये टैक्स लगाया जाता था, दास सर पंचमी। नेक्स्ट आता है देवल्य कर। तो देवल्य कर क्या है अपना में? एक रिलीजियस टैक्स है जो इम्पोज ऑन द पीपल ड्यूरिंग द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी ऑफ एन आइडल। जब किसी मूर्ति का अभिषेक समारोह हुआ करता था उस टाइम पे लगने वाला जो टैक्स था उसको देवालय कर कहते थे। इन दिस रिचुअल लाइफ इज सपोज टू बी इन्फ्यूज इन टू द आइडल। ये माना जाता है कि जब हमने किसी मूर्ति को जो प्रतिस्थापित किया है, मूर्ति को लगाया है, तो उसके अंदर जान भी फूकी जाएगी, जान भी लाई जाएगी उस मूर्ति के अंदर। तो उसके लिए एक कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी होती है, तो एक रिचुअल लाइफ है जो सपोज टू बी इन्फ्यूज इन टू द आइडल। इन लोकल पार्लेंस इट वॉज नोन एज अ समल उघाना। तो इसको समल उघना भी कहते हैं, समल उघाना भी कहते हैं। तो ये पूछ सकता है आपसे कि समल उघाना क्या है। समल उघाना एक ऐसी सेरेमनी है जिसमें पाया जाता है कि जो मंदिर हैं, मंदिर में जो मूर्तियाँ स्थापित की हैं उनके अंदर जान लाई जाती है। नेक्स्ट आता है थर्प को खर्च वॉज नॉट अ रेगुलर टैक्स। अब ये जो थर्प को खर्च है ये कोई रेगुलर टैक्स नहीं था, ऐसा नहीं था कि हमेशा लगाया जाएगा। इट वॉज इम्पोज ऑन द पीपल फॉर द रिपेयर्स ऑफ अ फोर्ट और इट्स रेनोवेशन, यानी कि जब भी किले की रेनोवेशन करनी होती थी, जब भी किले का जीर्णोद्धार करना होता था, उस टाइम पे लगने वाला जो टैक्स था उसको थर्प को खर्च कहते थे। नेक्स्ट आएगा नाथू नथियाली। ये नथु नथियाली क्या है? एनी इंडिविजुअल हु डाइड चाइल्डलेस और हु डिड नॉट हैव अ डायरेक्ट सक्सेसर हिज प्रॉपर्टी वाज टर्म्ड एज नथु नथियाली। अब ये कहा गया है कि कोई भी अगर ऐसा पर्सन ऐसा है जिसकी मृत्यु हो गई है और उसका कोई बच्चा नहीं है या उसका कोई डायरेक्ट सक्सेसर नहीं है, कि मान लेते हैं कि इस पर्सन के बाद इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कौन करेगा, आगे कौन है जो इस पर्सन की प्रॉपर्टी लेगा, अगर ऐसा कभी ना हो, किसी पर्सन के साथ अगर ऐसा ना हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको नथु नथियाली कहते थे। दिस प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर टू द किंग एंड कुड बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। तो ये प्रॉपर्टी राजा के पास चली जाती थी अगर कोई ऐसा पर्सन की डेथ होती है तो, जिसका कोई सक्सेसर ना हो, और राजा उसको क्या कर सकता था? हाईएस्ट बिडर पे बेच देता था, यानी कि जो भी उस पर बिड लगता था उसकी ऑक्शन होती थी और वो उसको बेच देता था। नेक्स्ट आता है सॉल्ट टैक्स। तो ट्रेड विद तिब्बत वाज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर भोटिया, यानी कि शोकिया और रांग ट्रेडर्स ऑफ द बॉर्डर एरिया ऑफ प्रेजेंट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो पिथौरागढ़ जिले के जो उस टाइम पे भोटिया ट्रेडर्स थे, यानी कि शौका ट्राइब्स के, रंग ट्राइब्स के जो लोग थे वहाँ पे, तो ट्रेड जो था यानी कि जो व्यापार था वो तिब्बत के साथ उनका मुख्य स्रोत था इनकम का। सॉल्ट टैक्स वाज इम्पोज्ड ओनली ऑन दीज इंडो तिब्बतन ट्रेडर्स एज दे ब्रॉट सॉल्ट फ्रॉम द तिब्बत। तो इन इंडो तिब्बतन ट्रेडर्स के ऊपर ही सॉल्ट टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि ये लोग तिब्बत से सॉल्ट को लेके आया करते थे भारत में, इस वजह से उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया था। नेक्स्ट आता है टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग चंद्र रूल। तो चंद्र रूल के दौरान जो मंदिर की वास्तुकला थी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है काली टेम्पल गंगोली हाट का। तो गंगोली हाट का अगर हम मंदिर देखें, जो पॉपुलर रिलीजन है कुमाऊँ का वो विष्णु, शिव और शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, या फीमेल एनर्जीज ऑफ दीज गॉड्स स्पेशली द लेटर। अब कौन कौन है, चाहे उनको आप काली कह लो, दुर्गा कह लीजिए, भवानी या नंदा कह लीजिए, तो उनके ऊपर ये बात है। द टेम्पल्स ऑफ काली इन गंगोली हाट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड वाज कॉन्सिक्रेटेड बाय आदि गुरु शंकराचार्य। तो माना जाता है कि जो काली का मंदिर है गंगोली हाट में, ट्रेडिशन के हिसाब से वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना मंदिर है और उसको आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है संरक्षित किया था, उनके द्वारा उसको बनाया गया था। इट हैज़ अ सिमिलर सिग्निफिकेंस लाइक द काली टेम्पल ऑफ कैलकाटा। ये कहा जाता है जो काली मंदिर है गंगोली हाट का मंदिर जो है उसकी उतनी ही मान्यता है, उतनी ही पवित्रता है जितनी कि काली का जो मंदिर है कलकत्ता में, जहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है, तो उसी के समान इनकी रेवरेंस है उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। द टेम्पल ऑफ काली इन गंगोली हाट इज़ फेमस एज अ सेंटर ऑफ शक्ति वर्शिप एंड अ सिद्धपीठ। तो ये अपना में एक सिद्धपीठ भी है और एक सेंटर है शक्ति की वर्शिप का। शी इज़ वर्शिप्ड हेयर एज महिषासुर मर्दिनी। उनकी यहाँ पे पूजा होती है महिषासुर मर्दिनी के रूप में। इट इज़ बिलीव दैट द डेमोन्स महिषासुर, चंद्रमुंड और रक्तवीर्य वर किल्ड बाय द गॉडेस इन अ बैटल दैट एंस्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल। तो ये माना जाता है कि जो महिषासुर मर्दिनी थी, यानी कि जो काली माँ थी यहाँ पे, इन्होंने महिषासुर को, चंद्रमुंड को और रक्तवीर्य को मारा था, जो कि
इनके साथ जो युद्ध हुआ था वो इस मंदिर के प्रेजेंट्स में हुआ था, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। इन एंशियंट टाइम्स गंगोली हाट वॉज फेमस एज एन एजुकेशनल सेंटर। पुराने ज़माने में अगर हम देखें एंशियंट टाइम्स में, तो गंगोली हाट जो था एजुकेशन सेंटर के हिसाब से फेमस था, यानी कि यहाँ पे जो है शैक्षिक केंद्र के रूप में एक फेमस था। राजा रामचंद्र देव ऑफ द मनकोट डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड अ गंध विहार हियर। अब जो राजा रामचंद्र देव थे मनकोट डायनेस्टी के, उन्होंने यहाँ पे गंध विहार बनाया था, विच वॉज लाइक अ यूनिवर्सिटी एंड टुक अबाउट 14 ईयर्स टू बी कम्प्लीटेड। जो अपने आप में एक विश्वविद्यालय की तरह था और उसको लगभग पूरा होने में कितना साल लगे? 14 साल लगे। नॉला डिज़ाइन टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सबटेरेनियन स्प्रिंग्स। तो जो आसपास के जो स्प्रिंग्स हुआ करते थे, यानी कि झरने हुआ करते थे, तो उनसे पानी इकट्ठा करने के लिए नॉला का इस्तेमाल किया गया था, उनको डिज़ाइन किया गया था। द किंग रामचंद्र देव लेटर हिज सन लिंग राज देव एंड ग्रैंड सन हमीर देव इन्वाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, बनारस एंड नेपाल टू टीच इन द यूनिवर्सिटी। तो पहले तो राजा रामचंद्र देव ने, जो उन्होंने इसको बनाया था, उसके बाद उनके बेटे आए लिंगराज देव, उसके बाद उनके और बेटे आए, यानी कि उनके पोते आ गए रामचंद्र देव के, हमीर देव। इन्होंने कई सारे स्कॉलर्स को, कई सारे विद्वानों को बुलाया महाराष्ट्र से, बनारस से, नेपाल से, जिससे कि जो उन्होंने ये गंध विहार यूनिवर्सिटी जो बनाई है उसमें वो बच्चों को पढ़ा सके। द स्काइंस ऑफ दीज स्कॉलर्स हैव सेटल डाउन हियर। अब ये जो पहले यहाँ पे जो स्कॉलर्स आए जिन्होंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, इसके बाद इन स्कॉलर्स के जो स्काइंस थे, यानी कि आगे आने वाली जो जनरेशन थी, वो धीरे धीरे यहीं पे ही सेटल हो गई। दे आर ब्राह्मण्स बाय कास्ट एंड देयर सब कास्ट इज पंत, जोशी, पाठक, कोठारी एंड उप्रेती। तो ये बाय कास्ट ब्राह्मण्स हैं, और अगर सब कास्ट देखें तो कौन कौन मिलेंगे आपको? पंत मिलेंगे, जोशीज़ हैं, पाठक हैं, कोठारी हैं और उप्रेती हैं। तो ये माना जाता है कि ये जो कास्ट के पर्सनस हैं, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उन ब्राह्मण्स के जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आए थे, जो महाराष्ट्र, बनारस और नेपाल से बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द किंग पुरुषोत्तम सिंह, फेमस एज पौन राजा एंड सन ऑफ द लेजेंडरी क्वीन जिया रानी, कंस्ट्रक्टेड अ गंध कुटीर इन बोध गया फॉर डिसमिनेशन ऑफ एजुकेशन। और माना जाता है कि इसी समय के दौरान जो किंग पुरुषोत्तम सिंह थे, जिनको पौन राजा के नाम से भी जाना जाता था, और बेटे थे वो किसके? क्वीन जिया रानी के, उन्होंने गंध कुटीर बनाई थी बोध गया में, यानी कि बिहार में, जिससे कि वहाँ पे पढ़ाई का डिसमिनेशन किया जा सके, यानी कि वहाँ पे एक पढ़ाई का जो शिक्षा का जो प्रसार है उसके लिए वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट को बनाया जा सके। द कुमाऊनीज, गढ़वाली, नेपाली, द डेनिजन्स ऑफ उत्तराखंड वर डिक्लेयर्ड एज मार्शल रेसेस बाय द ब्रिटिश एंड वर प्रेफर्ड फॉर देयर लॉयल्टी, परसिवरेंस एंड इंटरप्रिटिविटी बाय देम। अब देखिए, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो या नेपाली हो, यानी कि उत्तराखंड के जो रहने वाले लोग थे, उनको मार्शल रेस घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। मार्शल रेस का मतलब क्या है कि यानी कि ये जो हैं लड़ाके हैं, ये लड़ सकते हैं, ये अच्छे से सर्विस कर सकते हैं अगर ये ब्रिटिश की सेना में आ जाएंगे तो। ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स द रिकॉर्ड ऑफ दीज ट्रूप्स हैज़ बीन फिनोमिनल। ये जो ट्रूप्स थी, चाहे वो कुमाऊनी रेजिमेंट हो, गढ़वाल की रेजिमेंट हो, उनकी जो वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी वो बहुत ही शानदार थी। दरबान सिंह वाज द फर्स्ट इंडियन टू हैव बीन डेकोरेटेड विद द विक्टोरिया क्रॉस, द हाईएस्ट ऑनर फॉर ब्रेवरी अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश, एंड गब्बर सिंह वाज द यंगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू हैव रिसीव्ड दिस। अब देखिए, दरबान सिंह जो था वो पहला भारतीय थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, जो हाईएस्ट ऑनर है ब्रेवरी का एक युद्ध में ब्रिटिशर्स के द्वारा। साथ साथ गब्बर सिंह जो थे वो यंगेस्ट मैन थे जिनको ये अवार्ड मिला था। अवार्ड बोथ हेल फ्रॉम उत्तराखंड, और ये जो अवार्ड मिले हैं ये दोनों लोग उत्तराखंड से थे, चाहे वो दरबान सिंह हो और चाहे वो गब्बर सिंह हो। नेक्स्ट आता है कालिका माता इज़ द मदर डाइटी ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट। अब जो कालिका माता है ये कुमाऊं रेजिमेंट की एक अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट की मदर डाइटी हैं। एंड द बटालियन रिपोज इनर्मस फेथ ऑन द कालिका टेम्पल ऑफ गंगोली हाट। और जो रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, उनका बहुत ज़्यादा फेथ है कालिका टेम्पल पे गंगोली हाट की, फॉर द सक्सेस इन द बैटल फील्ड एज शी ओवरकम्स ऑल हिंड्रेंसेज पोस्ट बाय द एनिमी। तो उनका मानना यह है कि जो भी दुश्मन के द्वारा जितने भी हिंड्रेंसेज आएंगी, जितनी भी दिक्कतें आएंगी, तो उन सबको पाटने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है? वो कालिका मंदिर है या कालिका है, जो कि गंगोली हाट में जिनका मंदिर सिचुएटेड है। इन द टेम्पल द नेम्स ऑफ द ब्रेव मार्टियर्स फ्रॉम 17 कुमाऊं whose 3 companies crushed the enemy in the Battle of Bhaduria in 1971 have been mentioned। तो 1971 में जो बैटल ऑफ भदूरिया हुआ, 17वीं कुमाऊं रेजिमेंट के जो ब्रेव मार्टियर्स थे, यानी कि जो बहादुर सैनिक थे जो वहाँ पे शहीद हुए, उनके नामों को मंदिर के प्रेजेंट्स में छापा गया है, वहाँ पे इनको लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है बालेश्वर श्राइन। बालेश्वर श्राइन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धीरे धीरे आपकी सारी छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी, उस जितना भी आपका पोर्शन है सब कवर हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं चंद रूल, और चंद रूल के बाद शुरू करेंगे परमार डायनेस्टी गढ़वाल की। अभी ये चंद रूल चल रहा है, चंद डायनेस्टी चल रही है कुमाऊं की, इसके बाद हम शुरू करेंगे परमार डायनेस्टी गढ़वाल की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।